जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आपको काजी स्पीक्स में वेलकम है। तो अभी मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो पहले मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था डोलमन सिटी राइड्स की। तो वो पहले एक मैंने वीडियो अपलोड की थी डोलमन सिटी राइड की और यकीनन वो वीडियो आप लोगों को मिल भी गई होगी। तो आज मैं आपके सामने एक और कंपनी लेके आया हूँ, प्रेमा प्रेमा अत्ताहूर। आपने यकीनन नाम सुना भी होगा और काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सअप भी किया था कि भाई ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, इसकी रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आप देखें इसका 5 ईयर का मैंने चार्ट अब ओपन किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में अगर इसे 2-3 साल पहले देखें तो ये शेयर 2021 की बात कर लें अगस्त में, तो ये शेयर 30 रुपए पे मूव कर रहा था और आज यही शेयर तकरीबन 13.5 पे मूव कर रहा है। और इतनी ज़्यादा अच्छी कंपनी है जिसकी अगर अर्निंग की बात करें तो इनकी अर्निंग अगर आप देखें तो 4-5 की इनकी 2023 की अर्निंग है, 5 रुपए की अर्निंग है और कंपनी मूव कर रही है 13 रुपए के। इतनी ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी। और इसी तरह कुछ और कंपनियां भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हैं, जिनकी ईपीएस बहुत अच्छी है। मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं आगे वीडियोस बनाता जाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस की, तो उसमें मैं उन कंपनीज पे भी जरूर वीडियो बनाऊंगा और उनके कुछ रीजंस देखेंगे कि क्यों वो जो है अंडर वैल्यूड हुई पड़ी है। बहरहाल अभी प्रेमा की बात करते हैं जी। और प्रेमा अभी करंटली मूव कर रहा है तकरीबन 13-13.5 पे। तो जरा कंपनी के बैकग्राउंड पे चलते हैं और कंपनी है किसकी, अभी इसका सीईओ कौन है। तो कंपनी का अभी जो करंटली सीईओ है वो हमारे पास है जी मिस्टर रासिक इलाही, जो कि हमारे पास चौधरी खानदान है, उनमें से है। तो बहरहाल चौधरी साहब के 2 बेटे हैं, उनमें से एक मोनेस इलाही है और एक और जो है वो चौधरी रासिक इलाही है। तो करंटली जो कंपनी के सीईओ हैं वो जो है मिस्टर रासिक इलाही साहब है। तो बहरहाल चौधरी साहब के बेटे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कंपनी बेसिकली चौधरी साहब की है। और अगर पिछले 4-5 साल से अगर हम नोट करें तो चौधरी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो थोड़ा डाउन चल रहा है, तो इस वजह से उसका इम्पैक्ट आया कंपनी पे। और मेरे ख्याल में कोई 3-4 महीने हो गए हैं वो जेल में भी हैं और जब से वो पीटीआई में उन्होंने शमूलियत की है उन्हें जेल का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इस चीज़ का इम्पैक्ट आया है, इन्वेस्टर थोड़े पीछे हो गए हैं और जो ट्रेडिंग इसके अंदर हो रही थी वो थोड़ी कम हो गई, वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो गया है। तो वो एक फंडामेंटल इफेक्ट पड़ा है कंपनी पे चौधरी साहब के जेल में जाने की वजह से। तो बहरहाल कंपनी अभी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। बाकी इसकी ईपीएस अगर देखें तो बहुत अच्छी ईपीएस है। मैंने आपको बताया 2023 की जो ईपीएस है वो तकरीबन इनकी 4.5 से 5 रुपए की ईपीएस है और 5.5 रुपए की इनकी अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस आ रही है और वो शेयर मूव कर रहा है 13-13.5 पे। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर है। अभी ज़रा देखते हैं इसकी बुक वैल्यू, ज़रा देखते हैं पहले बुक वैल्यू कितनी है। अब देखें जी, शेयर की जो बुक वैल्यू है वो 2024 के जो पहला क्वार्टर है उसके मुताबिक बन रही है 22। बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो कि कंपनी के रिकॉर्ड में मौजूद होती है। अब इसका एक अलग फार्मूला है कैलकुलेट करने का, वो कभी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इसकी करंट रेशियो अगर देखें तो थोड़ी सी इनके ऊपर लायबिलिटी ज़्यादा है। 0.8:1 की इनकी करंट रेशियो है, जो मेरे ख्याल में थोड़ी सी टाइटस है, लेकिन ओवरऑल कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। क्विक रेशियो भी इसी तरह ही है 0.53:1। तो बहरहाल थोड़ी सी लायबिलिटी इन पे ज़्यादा है। बाकी कंपनी जो है वो डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देती है। तो बहरहाल ये इनकी कुछ ईपीएस वगैरह और कुछ जो है वो बुक वैल्यू हो गई, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले हम देखेंगे वेबसाइट ओपन करेंगे पीएसएक्स की और वहाँ पे जाके कंपनी की सेल्स वगैरह देखेंगे, रेवेन्यू वगैरह जितना जनरेट हो रहा है, ईपीएस वगैरह और डिविडेंड वगैरह उन्होंने कब दिया था कब नहीं दिया था वो हम डिटेल में भी जाके देखेंगे। और देन उसके बाद यकीनन जो है हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। और पिछली बार ये हुआ था कि डीसीआर का जब एनालिसिस किया था, मैं डीसीआर की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी उन्हें डिटेल में नहीं बता पाया, लेकिन डिटेल में बताना चाहिए था। लेकिन इस बार जो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं 2022 की भी देखेंगे और 2023 की भी देखेंगे और दोनों को इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। उसकी बैलेंस शीट भी देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट भी देखेंगे और कैश फ्लो को भी देखेंगे। तो अभी चलते हैं जरा स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन में जो है वो बाकी जो भी है सब कुछ कंटिन्यू करते हैं। अभी जी मैंने जो है वो स्क्रीन ओपन कर ली है और अभी हम जाके देखते हैं। पहले प्रेमा की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है और वेबसाइट पे जाके हम देखेंगे कि प्रेमा की जो है वो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो इनके अंदर यगट आ जाता है, मिल्क आ जाता है, बाकी क्रीम वगैरह आ जाती है। इनकी वेबसाइट है ये ऊपर लिखी हुई है www.attahur.com। तो बहरहाल इस पर जाके आप लोग इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी हैं वो सारी आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। इनकी अगर आपको स्टेटमेंट्स वगैरह चाहिए या फिर कंपनी के रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इनकी यहाँ पे वेबसाइट से मिल जाएगी। यहाँ पे अबाउट में जाएंगे और देन प्रोडक्ट्स हैं इनकी, देन इन्वेस्टर्स रिलेशंस के बारे में भी ऑप्शन है। यहाँ पे मीडिया, कॉन्टैक्ट और कंपनी और देन कॉन्टैक्ट अस है, देन कंप्लेंट्स वगैरह जो भी हैं आप लोग यहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं। अब हम ज़रा आगे चलते हैं और पहले जाके देखते हैं कि वेबसाइट ओपन कर लिए मैंने पीएसएक्स की और अब वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। कंपनी की डिविडेंड यील्ड वगैरह हम देखेंगे ओवरऑल और ओवरऑल वॉल्यूम वगैरह और सारी जो बेसिक चीज़ें वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जी करंट प्राइस है शेयर की 13.34। अब ज़रा इसे 1 मंथ पे ओपन करते हैं
और 1 मंथ पे आपको ऑलमोस्ट जो हाई दिखाई देगा वो तकरीबन आपको 13.75 का दिखाई देगा। 6 मंथ पे अगर आप हाई देखेंगे तो आपको 16.75 का दिखाई देगा। ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे देन आपको तकरीबन 15.18 का दिखाई देगा। 1 ईयर पे देखें तो 1 ईयर का हाई जो है वो तकरीबन हमारे पास 19-20 के करीब है। 3 ईयर का हाई देखेंगे तो हमें 28 का दिखाई देगा, और अगर आप लोग देखेंगे 5 ईयर का तो आप लोग को हाई जो है वो तकरीबन 30 का दिखाई देगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कंपनी के अंदर डेली ट्रेडिंग कितनी हो रही है। आज का जो वॉल्यूम है कंपनी में तकरीबन 39,500 का वॉल्यूम पड़ा है। वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो टेक्निकली जो कंपनी के अंदर एक मिस्टेक आ रही थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि जो परवेज अलाई साहब हैं वो उनके ऊपर केस वगैरह चल रहे हैं, वो जेल में हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपनी पे। तो बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। डिविडेंड यील्ड वगैरह इसकी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डिविडेंड के नहीं देते हैं। अभी जरा इसका देखते हैं जी। सर्किट ब्रेकर देखें जी, 12.20 पे इसका लोअर लॉक है और 14.20 पे इसका अपर लॉक है। और देन इसकी 52 वीक की रेंज देखें 13 से 19 के दरमियान है, और मैं 19 को भी अभी 19 नहीं कंसिडर कर रहा, मैं इसे कम से कम जो है वो 25-30 कंसिडर कर रहा हूँ अगर आपने एज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करना है तो। आगे चलते हैं जी और 1 ईयर चेंज की बात की जाए तो कंपनी के अंदर -19.64% चेंज आया है, और ईयर टू डेट की बात की जाए तो तकरीबन 3.68% माइनस में चेंज आया है। आगे चलते हैं जी और कंपनी के जो CEO हैं वो राशिक अलाई हैं जो कि परवेज अलाई के बेटे हैं। और देन अगर चेयरपर्सन देख लें आप लोग, बेशक कंपनी के सेक्रेटरी वगैरह देख लें, एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन है, लाहौर में है और ये गार्डन टाउन में है जी, इनका एड्रेस मौजूद है, वेबसाइट वगैरह इनकी यहाँ पे भी गिवन है, देन रजिस्ट्रार ऑफिस भी इनका गिवन है, अल्टर हो गया। आगे चलते हैं जी और इक्विटी प्रोफाइल देखते हैं जी। तो फ्री फ्लोट जो शेयर हैं कंपनी के वो 25% हैं, मतलब कि 75% जो शेयर हैं वो कंपनी के पास हैं, तो 25% जो शेयर हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है, जो कि फ्री फ्लोट शेयर यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं इन्होंने। टोटल शेयर भी मेंशन है, फ्री फ्लोट भी मेंशन है। और आगे चलते हैं जी, कंपनी के कुछ रिजल्ट्स वगैरह हैं उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। 2020 में अगर कंपनी की सेल देखी जाए तो उसकी निस्बत 2021, 2022 और 2023 में सेल इंक्रीज हुई हैं। ईपीएस को अगर देखा जाए तो ईपीएस इनकी इंक्रीज हुई है, और 2023 की अगर अर्निंग देखी जाए तो 5.71 की इनकी अर्निंग पर शेयर आई है। तो पर शेयर के लिहाज से इन्होंने 2023 में 5.71 रुपए की जो है इन्होंने कमाई की है। अर्निंग इनकी अच्छी आ रही है। 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो थोड़ा सा इनका मेरे ख्याल में लो है, कोई बात नहीं, हो जाएगा अच्छा। और देखें 2024 का इनका फर्स्ट क्वार्टर है, 0.14 की अर्निंग है, तो नेगेटिव रही है एक लिहाज से, लेकिन कोई बात नहीं, ये जल्द ही उम्मीद है इंक्रीज हो जाएगी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखें तो वो भी इनका जो है वो रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद कंपनी की कुछ रेशियोज हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं जी। और ग्रास प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रहा है, और 2020 में देखें 44.17 है, और 2021 में देखें 43 हो गया है, देन 2022 में अगर देखें तो 60 हो गया, और थोड़ा सा कम आया 2023 में 58.20। तो बहरहाल थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। ईपीएस ग्रोथ भी देखें तो रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है, अलबत्ता 2023 में जो ईपीएस ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम आई है। आगे चलते हैं जी और पे आउट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 2022 में इन्होंने 10% का बोनस शेयर दिया था, और 2021 में दिया था इससे पहले। और देन आगे देखते जाएं तो बहरहाल डिविडेंड यील्ड इनकी जो है वो ना होने की जैसी है जी। आगे चलते हैं ज़रा, और पहले ज़रा इसकी कुछ जो है वो फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद जाके मजीद जो है वो कंपनी का जो है वो टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, और एंड पे कंपनी के जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो भी हम रीड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इसका चार्ट है, और इसने जो हाई लगाया था वो अभी 13.75 का इसका आज का हाई है, और अगर लो की बात की जाए तकरीबन यहाँ पे इसका लो बन रहा है। और बहरहाल आगे चलते हैं और मजीद इसे डिटेल में देखते हैं जी प्रेमा को। यहाँ पे देखें जी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनकी रेगुलर बेस पे अगर आप देखें तो इंक्रीज होती जा रही है। करंट अगर इसकी अर्निंग देखें तो 5.71 की इनकी अर्निंग बन रही है, बड़ी अच्छी है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए या डिविडेंड की बात की जाए तो 0 है, और जो करंट रेशियो है वो इनकी देख लें 0.77 है। फेस वैल्यू की बात कर लें तो फेस वैल्यू इनकी जो है वो 10 आ रही है, अच्छी फेस वैल्यू, कोई बात नहीं, जल्दी इंक्रीज हो जाएगी। फ्री फ्लोट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, मार्केट कैप हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में आपको इंक्रीज नजर आ रहा होगा। बुक वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो 21 की इनकी बुक वैल्यू बन रही है, जो कि मैं आपको 10 कह रहा था गलती से, तो जो इनकी है 21 की बुक वैल्यू, और फेस वैल्यू जो है वो शेयर की 10 है। तो फेस वैल्यू जो होती है वो शेयर की एक डिसाइड कर दी जाती है जहाँ से स्टार्ट में जो शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। देन नीचे आ जाएं और 52 वीक का जो हाई और लो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है TSX की वेबसाइट से। देन प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अब देखें सेल्स हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया और नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, तीनों इनकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी आ रही हैं। तो बहरहाल अच्छा ट्रेंड है इनके अंदर। 2018 में अगर आप देखें सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, 18, 19, 20, 21, 22 तक और 23 तक इंक्रीज आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इनका इंक्रीज हो रहा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी जो है इनका रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रहा है। आगे चलते हैं जी, और डिविडेंड पर शेयर देखें तो नील लाइन का, कोई डिविडेंड के नहीं देते हैं।
और डिविडेंड यील्ड भी इनकी जो है वो बहुत बुरी है, क्योंकि डिविडेंड ये बहुत कम ही देते हैं, और कैश पे आउट रेशियो भी इनकी नील आएगी, क्योंकि ये कैश में ना तो ये डिविडेंड देते हैं और ना ये जो है वो बोनस शेयर देते हैं। आगे चलते हैं जी। अर्निंग पर शेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है। 2018, 2019, 2020 में थोड़ी सी कम आई थी, 2021 में देख लें, 2022 में देख लें, और 2023 की इनकी ईपीएस बहुत अच्छी आई है, और उम्मीद है कि 2024 की भी इनकी अर्निंग बहुत अच्छी आएगी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इनकी अच्छी है, थोड़ी सी डाउन हुई है, और देन प्राइस टू सेल रेशियो भी देख सकते हैं आप, और देन बुक वैल्यू पर शेयर है। बुक वैल्यू इनकी पहले अगर देखें रेगुलर बेस पे ना, 2018 में 13 थी, फिर 2019 में 15 हो गई, 2020 में 13 हो गई, 2021 में 13 रही, और 2022 में 16, और 2021 में तकरीबन इनकी 21 रुपए की जो है वो बुक वैल्यू पर शेयर हो गई है। देन आप प्राइस टू बुक रेशियो भी देख लें, वो भी इनकी अच्छी है, थोड़ी सी बैड है लेकिन ओवरऑल अच्छी है। देन इक्विटी टू एसेट है, इंटरेस्ट कवर है, बल ये रेशियोज हैं, और रेशियोज अभी मैंने डिटेल में स्टडी नहीं किए हैं, तो जब मैं ये कोर्स स्टार्ट करूंगा, और अभी फंडामेंटल्स का मैंने जल्दी कोर्स स्टार्ट कराना है यूट्यूब पे भी, और इंशाल्लाह पेड कोर्स भी स्टार्ट करना है, और उसके लिए मैं स्लाइड्स वगैरह भी तैयार कर रहा हूँ, उसमें हम रेशियोज वगैरह को इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे जी। लिक्विडिटी में देखें, करंट रेशियो इनकी 0.77 की है, तो ये आपकी बन जाएगी 0.77 रेशियो 1 की बन जाएगी, तो मेरे ख्याल में नॉर्मल इनकी है। देख लें यहाँ पे ट्रेंड आपको बता रहा है कि ठीक है, गुजारी की है, इतनी बुरी नहीं है इनकी रेशो। मजीद चलते हैं जी आगे, और इनके रिजल्ट्स वगैरह हैं, और मजीद कुछ नहीं, आगे चलते हैं और पहले से इसके देखते हैं जी टेक्निकल्स क्या कहते हैं शेयर को कहाँ पे बाय करना चाहिए, लॉन्ग टर्म कंपनी कहाँ तक जा सकती है, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसी है, ट्रेडिंग के लिहाज से कैसी है। डिविडेंड यील्ड के लिए और जो है वो बोनस के लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि ना तो ये डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड यील्ड इसकी इनकी जीरो है, और ना ये जो है वो आपको बोनस शेयर देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने डिविडेंड के लिए बिल्कुल भी कंपनी की तरफ नहीं जाना। अगर कैपिटल गेन की तरफ कोई जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, कंपनी के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं। एक आध क्वार्टर का अगर रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरी है। पहले इसके बाद हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देखेंगे, और 2022 और 2023 को स्पेशली आप इसमें कंपेयर भी करेंगे। लेकिन ये शेयर अभी मूव कर रहा है तकरीबन 13.34 पे। तो इसका हाई अगर हम देखें तो ये तकरीबन 22 का लगा था, और ये लगा था तकरीबन अक्टूबर के मंथ में। उसके बाद ये शेयर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता गया, और उससे पहले शेयर एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था, 27 पे गया था, और देन शेयर दोबारा नीचे गिर गया, और अब शेयर तकरीबन आधा हो गया है 27 के लिहाज से। दोबारा 26 अगर अभी 13 पे है तो 27 पे गया था, तो तकरीबन अब शेयर आधा हो गया है। और डेली पे मुझे एक डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है शेयर के अंदर, और अगर आप शेयर का ये ट्रेंड देखें तो डाउन में आ रहा है। इसी तरह आपकी जो मैकडी है वो थोड़ी सी अप ट्रेंड में है, और आरएसआई भी अगर आप देखें दोनों अप ट्रेंड में है, तो एक छोटी सी डाइवर्जेंस भी है। और अभी से जरा देखने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी से वीकली पे तो देख लिया है, और वीकली पे अच्छा खासा मुझे शेयर के अंदर जो है वो गेन नजर आ रहा है जल्दी। अब जरा इसे डेली पे देखते हैं, तो डेली पे भी एक अच्छी खासी डाइवर्जेंस है। यहाँ से अगर आप आरएसआई को देखें अप ट्रेंड में है, मैकडी अप ट्रेंड में है, जबकि प्राइसेस आपकी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। तो कम से कम ये जो शेयर है वो 17-18 रुपए जरूर डिजर्व करता है। तो बहरहाल इसका मंथली चार्ट भी देखते हैं, और शेयर को कहाँ पे बाय करना चाहिए पहले ये देख लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि शेयर को कहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं। देखें जी, पहले जरा देख लेते हैं कहाँ पे से बाय करना चाहिए, कहाँ पे इसकी सपोर्ट बन रही है। शेयर की बड़ी अच्छी सपोर्ट है जी, तकरीबन 12 से लेकर और 13 के दरमियान जिसकी फर्स्ट सपोर्ट है, और 13 के अगर आपको करीब मिले तो आप लोग जरूर बाय करें। देन एक और सपोर्ट शेयर की बन रही है तकरीबन जो है वो 11.5 पे, 11.5 बड़ी अच्छी सपोर्ट है। 11.5 पे अगर ये शेयर आपको मिले तो आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए शेयर को जरूर बाय कर सकते हैं। अब जरा इसे मंथली चार्ट पे देखें, इसके आरएसआई को ऑलमोस्ट जो है वो कैमुलेशन हो रही है, स्टेट जा रही है। मैकडी के अंदर ऑलमोस्ट कैमुलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगले 1-2 सालों के अंदर ये जो शेयर है ये ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। 13 से ये 25 का जो सफर है ये शेयर का आराम से तय हो सकता है। तो बहरहाल अभी मैं इस पर जरा एक और इंडिकेटर ऐड करता हूँ जी। ये मैंने इसके अंदर इंडिकेटर ऐड कर दिया है, पिवट ट्रेडिशनल, बहरहाल इसे पिवट पॉइंट भी आप लोग कह सकते हैं। ये जो है इंडिकेटर है ये आप लोगों को शेयर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके दे देता है। मंथली पे अगर शेयर के अगर आप देखें पिवट पॉइंट देखें तो तकरीबन 15.64 का पिवट पॉइंट है, और इसकी जो शेयर की सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है तकरीबन 17.80 शेयर का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा शेयर का 21 का, और देन टारगेट होगा तकरीबन 23.50 का, और देन टारगेट होगा 25 का, और 25 के बाद शेयर का टारगेट होगा 27 का। तो ये मैं आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बता रहा हूँ, और ये तकरीबन ये जो आल प्रोसीजर है ये शेयर का, इसमें आपको तकरीबन जो है वो 2024 के मिड पे या फिर मिड से थोड़ा आगे आप लोगों को इतना टाइम लग सकता है। तो कम से कम 5 से 6 महीने आप लोग लाजमी ज़हन में रखें। 5-6 महीने बाद उम्मीद है कि ये शेयर जो है वो 20 से ऊपर ही मूव कर रहा होगा। अभी अगर आप लोग 12-13 पे बाय करते हैं और ये शेयर अगर आप सेल करते हैं 27 पे या 20 पे भी कर लें तो देन मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है, आपको 7 रुपए का गेन आप लोगों को मिल जाएगा 5-6 माह के अंदर अंदर। तो शेयर बड़ी अच्छी प्राइस पे मूव कर रहा है, और मेरे ख्याल में शेयर के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे आ रहे हैं, और कंपनी की सेल्स वगैरह सब कुछ ओके है। तो थोड़ी बहुत जो कमी है वो करंट रेशियो के अंदर थी,
वो मैंने आपको बता दिया है लिक्विडिटी रेशो के अंदर और करंट रेशो के अंदर, तो वो मेरे ख्याल में एडजस्टेबल हैं, वो जल्द ही एडजस्ट हो जाएंगी कंपनी की। आगे चलते हैं जी, और मेरे पास एक स्टेटमेंट है इसकी 2022-2023 की, उसे देखने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर हमारे पास बैलेंस शीट भी है और देन हमारे पास इनकम स्टेटमेंट भी है, उसे भी देखेंगे। और देन कैश फ्लो है, उसे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उसे बंदा डिस्कस करने लग गया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और बंदा डीप ज़्यादा चला जाता है। तो बहरहाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे बैलेंस शीट हो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं ज़रा बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में जो आपके एसेट्स होते हैं उसे बराबर किया जाता है इक्विटी और लायबिलिटी के। अब जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर हर कंपनी ने एक अपना ऑडिटर भी रखा होता है और एक ऑडिटर जो होता है वो SECP की तरफ से भी होता है। वो हर कंपनी की जाके वेरिफिकेशन करता है और अगर कोई ऐसी मिस्टेक होती है तो वो ऑडिटर पकड़ लेता है और देन उसे न्यूज़ वगैरह पे शाया कर दिया जाता है। और अगर कोई SECP की तरफ से पेनल्टी होती है तो वो भी डाली जाती है। तो बल ये इन्वेस्टर के लिए होता है ताकि इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा एहतियात कर सके और इन्वेस्टर को ताकि सिक्योर फील कर सके। बल देखें जी, इन्होंने इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है वो पहले ऐड किया हुआ है। तो पहले हम चलते हैं एसेट का देखते हैं। एसेट इन्होंने बाद में ऐड किए हुए हैं। एसेट में एक नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट हैं। तो बल जो करंट होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो एक साल के अंदर अंदर जो होते हैं वो एसेट्स इनके खत्म होने जाने चाहिए। जैसे कि स्टोर में अगर कोई चीज़ उन्होंने जो है वो सेव वगैरह की हुई है या फिर कोई इन्वेंट्री इनके पास पड़ी है, तो बहरहाल इसके अंदर अगर आप देखें तो स्टोर्स वगैरह है, देन इन्वेंट्रीज है, देन बायोलॉजिकल एसेट्स है। तो ये चार सारी चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई हैं। उसकी जो अमाउंट बन रही है इन्होंने यहाँ पे एंड कर दी है। तो बहरहाल इसमें कैश वगैरह भी आ जाता है जो कंपनी के पास पड़ा होता है। देन आ जाते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जैसे फर्ज करें प्रॉपर्टी हो गई है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। तो इसके अंदर बायोलॉजिकल एसेट हैं, देन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं। अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह कंपनी ने बाई की हुई है, तो ये सारी चीज़ें अगर ऐड करें, उन्होंने एक टोटल अमाउंट इसकी यहाँ पे बना दी है। तो ये इसकी टोटल अमाउंट आ गई है और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट में बताया हुआ रुपीज़ इन 1000, मतलब इसके साथ आप लोगों ने 30 ऐड कर देने हैं। ये जो अमाउंट आई है इसके साथ आप लोग 30 ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। टोटल एसेट जो हमारे पास आ गए हैं इसे हमने इक्विटी प्लस लायबिलिटी के साथ इक्वल करना होता है। तो यहाँ से देखते हैं जी, पहले हमारे पास आ गई है जी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में अगर आप देखें टोटल इक्विटी उसने यहाँ पे अलग कैलकुलेट कर लिया है। टोटल जो आपकी इक्विटी में बेसिकली आपके रिजर्व्स और कैपिटल वगैरह जो जमा होते हैं वो हमने जमा करके रखने होते हैं। रिजर्व जो होते हैं वो कंपनी जो होती है बेसिक जो है वो फ्यूचर के लिए प्लान करके रखती है कि अगर फर्ज करें कंपनी पे कोई मुश्किल हालात आ जाती हैं तो उनके पास रिजर्व्स पड़े होते हैं। तो रिजर्व को जमा करके रखते हैं और फ्यूचर में कहीं भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर बात की जाए रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स इनके 2023 में इंक्रीज हुए हैं 2022 की निस्बत। तो ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव साइन है। देन लायबिलिटी की बात करते हैं जी, देन इसके अंदर भी नॉन करंट और करंट लायबिलिटी आ जाएगी। और देखें जी, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड एंड अदर पेबल है जो कंपनी ने पे करना है अभी, तो वो अमाउंट यहाँ पे आ गई है। और अगर देखें लायबिलिटी इनकी 2022 की निस्बत 2023 में इंक्रीज हो गई है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और इक्विटी जो है वो इनकी इंक्रीज हुई है अच्छी खासी, और इनकी जो लायबिलिटी है वो भी इनकी इंक्रीज हो गई है। तो बहरहाल टोटल इन्होंने अमाउंट को एंड पे इक्वल कर दिया है। थोड़ा सा इशू इनके अंदर ये आ रहा है कि इनकी लायबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत बड़ी है, इस वजह से इनकी जो इक्विटी है उस पर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। और जिनकी करंट रेशियो है स्पेशली उस पर अगर आप देखें तो उस पर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है। तो इनकी जो मेरे ख्याल में करंट रेशियो थी वो 0.77:1 थी, जो कि मेरे ख्याल में नॉर्मल है। अगर एक से अच्छी ऊपर रेशियो आती, 1:1 आती या फिर 1.2:1 आती, तो देन मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी इनकी करंट रेशियो आ सकती है। आगे चलते हैं जी, और इसका जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट में हम इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, जिसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। और इसके अंदर मुकम्मल ये अपनी अर्निंग वगैरह भी एंड पे बता देते हैं कि कंपनी की अर्निंग कितनी है। अर्निंग अगर देखें 2022 की इनकी जो अर्निंग है वो टोटल आई थी 3.94, और 2023 की इनकी जो EPS आई अर्निंग पर शेयर आई है 5.71। अच्छी अर्निंग आई है, अर्निंग में इनका अच्छा खासा इंक्रीज आया है। एक्सपेंसेस इनके देखें वो भी इंक्रीज हुए हैं। लाजमी बात, अगर इनकम इनकी इंक्रीज हो रही है तो लाजमी बात है बिजनेस जब भी एक्सपेंड किया जाता है तो देन जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आप लोगों के इंक्रीज हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी बात नहीं है एक्सपेंसेस का इंक्रीज होना। स्टार्ट करते हैं जी, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। तो इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए हुए थे तो उनमें से इन्हें जो भी रेवेन्यू मिला है वो इनका इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 2022 का देखें और 2023 का देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। और देन अगर आप मजीद इनके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएं, देखते जाएं, तो देन आपको अंदर पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। और ऑपरेटिंग कॉस्ट देखें तो वो थोड़ी सी इनकी इंक्रीज हुई है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन अगर जब बिजनेस एक्सपेंड हो रहा होता है तो लाजमी बात है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है। देन इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस हैं, तो एक्सपेंस इनके दोबारा इंक्रीज हो गए हैं। और देन अदर इनकम में देखें तो अदर इनकम इनकी दोबारा इंक्रीज हो गई है। देन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो कुछ प्रॉफिट जो इन्हें अदर ऑपरेशंस है वो भी इन्होंने जमा कर दिया है। देन फाइनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, तो मेन चीज़ है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन अगर देखा जाए तो इनका प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है 2023 में।
और इसी तरह टैक्सेशन की बात की जाए तो टैक्स इन पे थोड़ा सा कम लगा है, और ओवरऑल अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात की जाए तो प्रॉफिट इनका ओवरऑल जो है वो इंक्रीज हो गया है। इसी तरह इनकी ईपीएस भी इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी इंक्रीज हुआ है, तो इनके एसेट्स भी इंक्रीज हुई हैं। तो 3-4 जो फैक्टर हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं कंपनी के ओवरऑल। तो ओवरऑल जो इनकी स्टेटमेंट है वो अच्छी आ रही है। अब अगर मजीद आपने हर एक पॉइंट को अगर डिटेल में देखना है तो इसके बाद कंपनी ने मजीद जो है वो पॉइंट आगे लिख रखे हैं। अदर इनकम और देन आप फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे, उनका एक्सपेंस कहाँ पे आया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी कहाँ पे आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस इनके कहाँ हैं, अदर एक्सपेंस कहाँ हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस इनके कहाँ पे आए हैं। तो जो चीज़ उन्होंने सेल की है उसकी इन्होंने मार्केटिंग भी की है, एड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो वो चीज़ सारी जो है वो आगे डिटेल में इन्होंने मेंशन की हुई हैं। आगे चलते हैं जी, और यहाँ पे इनकी अगर नीचे जाएँ डिटेल में जाएँ तो यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगी। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा हूँ, ये थोड़ी कम्प्लेक्स है। और कैश फ्लो आ गया जी, कैश फ्लो को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा। तो मेन जो चीज़ है मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे इन्होंने कंपनी की इनका स्टेटमेंट है, उनके जो भी पॉइंट्स हैं सारे इन्होंने ऐड कर रखे हैं। और यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट नहीं समझ आएगा कि उनका टैक्स उन पे किस तरह लगा है, वो टैक्स कितना लगा है, वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। फाइनेंस कॉस्ट जो इनकी पड़ी है और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई है, एसेट्स में कितना फर्क आया है, वो किस वजह से आया है, वो सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना है, या फिर अगर कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी कहाँ से कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में यहाँ से लेकर एंड तक इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। तो ये बेसिकली एक नोट्स होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप देखें यहाँ पर उन्होंने अकाउंटिंग कन्वेंशंस लिखा हुआ है। तो जो चीज़ आप लोग को बेसिक वहाँ से समझ नहीं आएगी वो आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स का ऑप्शन आया हुआ है, इन्वेंट्रीज है, इनकम टैक्स है, तो इन्वेंट्रीज इनकी कितनी इंक्रीज हुई हैं, किस तरह हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो नोट्स की शक्ल में ये मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो बल ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डिटेल में देख लेनी है, तो आप लोगों को जो है मुकम्मल जो है वो इनकी स्टेटमेंट इनकी समझ आ जाएगी कि किस लिहाज से चेंज आया है और क्यों इनके अंदर चेंज आया है। बाकी मुकम्मल हमने कंपनी का एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो हम इंशाल्लाह टॉमसेल करेंगे। तो ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है और मुझे अच्छे लगने की उसकी वजह यह है कि उसका कोई मार्केट के अंदर कम्पिटिटर नहीं है, कोई भी उसका करंटली मुकाबल नहीं है, क्योंकि वो जो है वो मीट जो है वो बड़ा गोश्त होगा वो एक्सपोर्ट कर रही है और बैरी रस्ते से बाहर काफ़ी ज़्यादा ममालिक उनको कर रही है, यूएई वगैरह को कर रही है, और उसका करंटली कोई भी मार्केट में मुकाबला करने वाला नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है टॉमसेल की। तो टॉमसेल की भी इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देखेंगे और उसके हम टेक्निकल्स को भी देखेंगे, कहाँ पे उसे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा है, डिविडेंड यील्ड वगैरह, सेल्स वगैरह, वो हम सारी मुकम्मल डिटेल्स में उस शेयर की भी ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही थी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई और ऐसा शेयर हुआ जिसमें टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स और प्लस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर उसकी रीड करनी हुई तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।